कभी सोचा है एक ऐसी नदी के बारे में जो हमारे नक्शों से तो गायब हो गई, लेकिन हमारी यादों और कहानियों से कभी नहीं? एक ऐसी नदी जिसने दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक को पाला पोसा। तो चलिए, आज हम समय में पीछे जाकर इस खोई हुई नदी के रहस्य को सुलझाते हैं, बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि एक नदी जो पूरी की पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी, वो बस यूं ही गायब हो जाए? ये वो सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सबको परेशान कर रखा है। ठीक है, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें कुछ जासूसी औजारों की जरूरत पड़ेगी। हमारा पहला औजार है पैलियो चैनल। इसे आप एक तरह का भूवैज्ञानिक भूत समझ सकते हैं। एक ऐसी नदी का बचा खुचा निशान जो अब रेत और मिट्टी के नीचे दब चुकी है, लेकिन अपना रास्ता पीछे छोड़ गई है। और कमाल की बात यह है कि जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो आज की टेक्नोलॉजी देख सकती है। सैटेलाइट्स ने थार रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे एक बहुत बड़े सूखे हुए नदी के रास्ते का खुलासा किया है। सोचिए, कुछ जगहों पर यह रास्ता 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसी से अंदाजा लगता है कि ये कभी कितनी विशाल नदी रही होगी। तो हमारे पास जियोलॉजिकल सबूत तो है, लेकिन क्या ये कहानी हमारे इतिहास से भी मेल खाती है? चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस नदी के बारे में क्या लिखा है और क्या वहां से हमें कोई सुराग मिलता है। ऋग्वेद, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, सरस्वती को अमृत में, नदीत में, देवित में कहता है। इसका मतलब है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी देवी। ये बातें किसी छोटी मोटी धारा के लिए तो नहीं कही जा सकती है ना। ये एक ऐसी शक्तिशाली, जीवन देने वाली नदी की बात हो रही है जो पहाड़ों से निकलकर सीधा समुद्र तक बहती थी। और जैसे जैसे हम ग्रंथों में समय के साथ आगे बढ़ते हैं, सरस्वती की कहानी भी बदलती जाती है। ऋग्वेद में वो एक विशाल नदी है, बाद के वैदिक ग्रंथों में उसका पानी कम होने लगता है, और महाभारत तक आते आते ये बताया गया है कि वो विनाशन नाम की एक जगह पर गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज असल में इस नदी को खत्म होते हुए देख रहे थे और उसे लिख रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये नदी गायब क्यों हुई? अब हम कहानी के क्या से वैज्ञानिक क्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर वो कौन सी भूवैज्ञानिक घटना थी जिसने इस महान नदी का वजूद ही मिटा दिया? इस केस का जो मुख्य अपराधी है, उसे वैज्ञानिक भाषा में टेक्टोनिक कैप्चर कहते हैं। इसे आप एक तरह की भूवैज्ञानिक डकैती समझिए। ये तब होता है जब जमीन के नीचे की हलचल की वजह से एक नदी का पानी अपना रास्ता बदलकर किसी दूसरी पड़ोसी नदी में जाकर मिल जाता है। और सरस्वती के साथ ठीक यही हुआ। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहला झटका तब लगा जब सतलज नदी, जो उसका एक मुख्य सहारा थी, पश्चिम की ओर खिसक गई और सिंधु नदी सिस्टम में जा मिली। दूसरा, यमुना नदी, जो एक और बड़ा सोर्स थी, वो पूरब की ओर खिसककर गंगा नदी सिस्टम में चली गई। नतीजा, सरस्वती ने अपने 2 सबसे बड़े पानी के सोर्स खो दिए, जो सीधा हिमालय के ग्लेशियरों से आते थे। और जब नदी पहले से ही इतनी कमजोर हो चुकी थी, तब कुदरत ने आखिरी वार किया। लगभग 4200 साल पहले दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इससे मॉनसून की बारिश बहुत कम हो गई, और जो नदी पहले ही अपने मुख्य स्रोतों को खो चुकी थी, वो पहले एक मौसमी धारा बनी और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई। देखिए, एक नदी का गायब होना सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं होती। इसका मतलब है एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा का टूट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस घटना का उस महान सभ्यता पर क्या असर पड़ा जो इसके किनारों पर फल फूल रही थी। जरा इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बड़ी बड़ी साइट्स जैसे कालीबंगा और राखीगढ़ी दिखाई गई हैं। और ये सब कहाँ पर है? ठीक उसी सूखे हुए नदी के रास्ते पर जिसके बारे में हमने बात की थी। ये कनेक्शन इतना साफ है कि इसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि ये नदी उस सभ्यता के लिए कितनी ज़रूरी थी। ये खोज हमें इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या हमें इसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहिए, या जैसा कि अब बहुत से पुरातत्वविद कह रहे हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना चाहिए? ये चार्ट तो कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि इस प्राचीन सभ्यता की ज्यादातर बस्तियां, मतलब करीब करीब 60%, सरस्वती नदी के किनारे थीं।
सिंधु के किनारे नहीं। इससे इस नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आखिर वैज्ञानिक इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ कैसे रहे हैं? अब ये जासूसी कहानी आज के दौर में आ गई है, जहां टेक्नोलॉजी हमें अतीत के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही है। ये किसी एक या दो तकनीक का काम नहीं है। वैज्ञानिक कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसरो की सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से लेकर भूगर्भीय जांच, पानी की जांच, पुरातात्विक खुदाई और यहाँ तक कि OSL डेटिंग जैसी एडवांस तकनीकों का भी। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का जासूसी काम है। और हाल ही में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने राजस्थान के डीग में एक पैलियो चैनल की 23 मीटर की गहराई तक खुदाई की। सोचिए 23 मीटर! ये पहली बार था जब किसी पैलियो चैनल को इतनी गहराई तक खोदा गया, जिससे इस प्राचीन नदी का एक ठोस फिजिकल सबूत हमारे सामने आया। और जैसा कि ऐसी बड़ी खोजों के साथ अक्सर होता है, इस पर आज एक बहस भी चल रही है। एक तरफ आलोचकों का कहना है कि ये एक पौराणिक प्रोजेक्ट है और एक अस्तित्वहीन नदी को खोजने में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि ये रिसर्च वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर हमारे प्राचीन ग्रंथों को सही साबित कर रही है और हमारे इतिहास के एक बहुत जरूरी हिस्से को सामने ला रही है। हमारा काम यहाँ बस दोनों पक्षों को आपके सामने रखना है। तो इन सारे सबूतों और इन सारी बहसों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये नदी सच में दोबारा जिंदा हो गई है या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक याद बनकर रह गई है? तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या सरस्वती नदी आज भी मौजूद है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। असल में आज सरस्वती 3 अलग-अलग रूपों में मौजूद है। पहला रूप है भूमिगत। इसके पुराने रास्ते में आज भी जीवाश्म जल यानी हजारों साल पुराना पानी का विशाल भंडार है, जो आज के राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन है। दूसरा रूप है पुरातात्विक। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की नींव है। और तीसरा रूप है सांस्कृतिक। ये आज भी ज्ञान की देवी के रूप में और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की पवित्र याद में हमारे बीच जिंदा है। तो अंत में कहानी ये है, सतह पर सरस्वती एक याद है, जमीन के नीचे वो एक जीवन रेखा है और हमारी संस्कृति में वो हमेशा जिंदा रहेगी, शाश्वत है। ये एक ऐसी नदी की कहानी है जो हमें सिखाती है कि कुछ चीजें भले ही हमारी नजरों से ओझल हो जाएं, पर वो कभी भी सच में गायब नहीं होती।